हाउ आर यू ऑल एंड हाउ इज इट गोइंग ऑन गाइज। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, तैयारी आपकी अच्छी चल रही है ना? अच्छे से तैयारी करते रहिए गाइज। टीजीटी पीजीटी का हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं और आई होप आपको क्वेश्चन लेवल अच्छा लग रहा होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है गाइज, तो टीजीटी पीजीटी बाकी किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी है तो ये इक्वली हेल्पफुल रहेगा आपको प्रैक्टिस सेट, और बाकी भी इक्वली हेल्पफुल रहेंगे आपको। कोई आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। और भी अदर भी कोई एग्ज़ाम है जैसे कि आपका लेक्चरशिप का है या फिर आपका जो है डीआईसी का होता है और एलटी ग्रेड वगैरह, किसी भी एग्ज़ाम की, इस टाइप के एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो आप देख सकते हो वीडियो को, हेल्पफुल रहेगी आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे अगर गाइज तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ज़रूर, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो को बूस्ट मिले और बाकी लोगों तक भी पहुँच पाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज अप्रैल इज द क्रूअलेस्ट मंथ ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड मिक्सिंग। तो गाइज ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन कहाँ की है? जेरोनसन की है, द वेस्टलैंड की है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूक्रॉक की है, एस वेनेसडे की है, कहाँ की है? और आगे भी गाइज इसमें मैं यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने ज़्यादा लाइन लिखी नहीं है, फिर फॉन्ट छोटा हो जाता है। तो आगे भी लाइन है इसमें, मेमोरी एंड डिज़ायर स्टायरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। ये दो लाइंस आगे भी हैं। ओके, तो गाइस देखते हैं क्या है हमारे पास में और इसका आंसर। तो ये हो जाएगा वेस्टलैंड के लिए। ठीक है, वेस्टलैंड के लिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। और कब आई थी वेस्टलैंड? 1922 में आई थी, 1922 में आई थी वेस्टलैंड। ठीक है, चलिए कितनी लाइंस थी इसमें? 434। अगर लाइंस पूछ ली जाए तो 434, और इजरा पाउंड को डेडिकेट थी, ये इजरा पाउंड को डेडिकेट थी। चलिए, और हाँ किसने लिखी थी ये भी तो बता दूँ, ये तो भूल ही गए हम लोग जो इम्पोर्टेंट थिंग थी। तो गाइस टी.एस. इलियट की है, टी.एस. इलियट की है। टी.एस. इलियट का लाइफ स्पेन बताना ज़रा मुझे, माइंड में सोचिए आप लोग। तो गाइस देखिए, जब मैथ्यू अर्नोल्ड की जब डेथ हुई थी ना, तो उसी ईयर में इनका जन्म हो गया। ठीक है ना, तो हाँ, जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे उनकी डेथ हुई थी 1888 में, तो ये पैदा हो गए थे उस साल, और फिर जो है 1965 तक ये जीवित रहे। 1965 तक काफ़ी लंबा टाइम स्पेन रहा इनका। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, इलियट मेड ग्रेट यूज़ ऑफ पोएट्री, यूज़ ऑफ इन हिज पोएट्री। किस चीज़ का उन्होंने ग्रेट यूज़ किया अपनी पोएट्री में? तो देखना है हमको क्या है इसका आंसर। तो फ्री वर्ड्स है, ब्लैंक वर्ड्स है, हीरोइक कपलेट है, राइम रॉयल है। ये चार चीज़ें आपके पास, इनमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो गाइज ए ऑप्शन फ्री वर्ड्स जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो पोएट्री है उसमें यूज़ किया है। टू होम डिड इलियट डेडिकेट द पोएम द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड नाम की पोएम जो है टी.एस. इलियट ने किसको डेडिकेट की है? वर्जिल, ऑडन, इजरा पाउंड या फिर दांते? तो यहाँ पर हम इसका जो आंसर होगा इजरा पाउंड होगा। मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया है कि इजरा पाउंड को डेडिकेट की थी इन्होंने, ये अपनी जो 1922 में इनकी पोएम आई थी। ठीक है, दो चीज़ें हमारी हो गई हैं, और 434 लाइन थी इसके अंदर। बस इतना ही काफ़ी है आपको इस पोएम के बारे में जानना। In the function of criticism, T.S. Eliot attacked J. Middleton, Murray and similar critics for being devotees of what he called. तो जो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म नाम का वर्क था टी.एस. इलियट का, तो यहाँ पर अटैक किया है जे. मिडलटन, मुरी एंड सिमिलर क्रिटिक्स पर उन्होंने, है ना, फॉर बीइंग डिवोटीज ऑफ व्हाट ही कॉल्ड। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा? व्हाट ही कॉल्ड, क्या कहा उसने इनको? द इनर वॉइस कहा, रोमांटिक इम्पल्स कहा, सिंबल हंट कहा, या फिर म्यूजिक मिस्ट्री कहा? तो यहाँ जो है आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इनर वॉइस। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि इनर वॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज टी.एस. इलियट सम अप द पिक्यूलियर क्वालिटीज़ ऑफ मार्वल्स होरेशन ऑड? मार्वल्स की होरेशन ऑड की जो पिक्यूलियर क्वालिटी है वो क्या सम अप की है, कैसे सम अप की है टी.एस. इलियट ने? आ कंट्रास्टोपाइड आर डिफरेंट इन डिग्री बट द सेम इन प्रिंसिपल, आर टफ रीजनेबलनेस बैनिथ आ स्लाइट लिरिक ग्रेस, या फिर हिटेरोजेनिटी ऑफ मटेरियल्स कंपेल्ड इनटू यूनिटी, या फिर टेलीस्कोपिंग ऑफ इमेजेस एंड मल्टीप्लाइड एसोसिएशंस? तो क्या होगा यहाँ पर इसका आंसर? गाइज बी ऑप्शन होगा, आ टफ रीजनेबलनेस बैनिथ आ स्लाइट लिरिक ग्रेस। चलिए बी ऑप्शन है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट रिटन बाय कमला दास, इनमें से कौन सा वर्क कमला दास ने नहीं लिखा है। द डिसेंडेंट्स, ये तो कमला दास का है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, दूसरा है वो समर इन कैलकाटा, ठीक है। और इसके बाद है द अनफिनिश्ड मैन। तो गाइस जो अनफिनिश्ड मैन है वो इनका नहीं है, बाकी तीनों के ऊपर इन्हीं के हैं। अनफिनिश्ड मैन बता सकते हैं आप किसका है? ये निस्सिम इज़ेकिल का है। किसका है? निस्सिम इज़ेकिल। ये भी काफ़ी जो है जीविश पोएट रहे हैं भारतीय, तो बहुत बढ़िया साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको 1983 में, और 1988 में आई थिंक इनको मिला था शायद पद्मश्री, है ना। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है, वट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द अटायर ऑफ द यूनक्स इन कमला दासीज पोएम डांस ऑफ द यूनक्स। यहाँ पे पूछा गया है कि वट वॉज द अ पार्ट ऑफ द अटायर ऑफ द यूनक्स, कौन सा एक पार्ट है यूनक्स का कमला दास की पोएम डांस ऑफ द यूनक्स में। तो यहाँ पर जो वाइड स्कर्ट्स है, हैवी सिल्वर ज्वेलरी है, जिंगलिंग एंकलेट्स है, या फिर ग्रीन टेटूज ऑन द चीक्स है। टेटूज में डबल टी हो गए, यहाँ पे मैंने एक टी किया हुआ है, डबल टी होना चाहिए। चलिए है, तो यहाँ पूछा गया है जो, तो उसका आंसर आपको बताना है। तो गाइस इसका जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि हैवी सिल्वर ज्वेलरी, चांदी का जो है भारी आभूषण जो है इसका आंसर बनता है। तो जो हैवी सिल्वर ज्वेलरी है वो एक पार्ट है अटायर ऑफ द यूनक्स इन कमला दास की पोएम डांस ऑफ द यूनक्स में, है ना। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है इनकी कमला दास की, ठीक है। कन्फेशनल स्टाइल रहा है कमला दास का, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी पोएट या पोएटेस का जो वो है स्टाइल वो कन्फेशनल रहा है। तो कन्फेशनल पोएट माना जाता है कमला दास को। कन्फेशनल पोएट किसे कहते हैं? जो सेक्सुअली, बिल्कुल ओपन रूप से सेक्सुअली बात कर सकता है, पर्सनली अपनी लाइफ के बारे में बात कर सकता है, ठीक है। चलिए, Though the dance of the eunuchs was loud and frenzied, their songs were enchanting and soothing. उनके सॉन्ग जो थे कैसे थे यूनक्स के? enchanting and soothing, spiritual and peaceful, sad and melancholy, या फिर of fairies and elves, क्या था इनमें से? तो यहाँ जो बात करेंगे ऑप्शन सी पे जा रहे हैं, सैड एंड मेलंकलिक सॉन्ग थे उनके, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा होगा। तो डांस इन द यूनिक जो है जो विविडली कंजर्स अप द एटमोसफियर आ हॉट टॉर्चर्ड करप्ट सैटायरल एंड बैरन वर्ल्ड, ठीक है। जो एक ऐसा संसार है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों को कभी भी मतलब वो खुश नहीं देखना चाहता एक तरीके से। तो जॉयलेस लाइफ होती है लोगों की यहाँ पर, जो आनंद तो लोग लेना नहीं चाहते हैं, जॉयलेस नहीं हो, मतलब जॉयलेस लाइफ होती है, तो चीज़ों में केवल दुख उठाना पड़ता है। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हैं इसमें मेंशन। चलिए, डिस्पाइट द विजुअल रिचनेस ऑफ द पोएम डांस ऑफ द यूनक्स कमला दास क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ। तो किस टाइप का एटमॉस्फेयर यहाँ पर जनरेट कर देती है इनकी ये पोएम, जो डिस्पाइट द विजुअल रिचनेस है ना, विजुअल रिचनेस जो है इसकी पोएम की, तो किस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है जो डांस ऑफ यूनक्स है? ग्लूम एंड डिप्रेशन का, ओवर पावरिंग हिलारिटी का, जॉय एंड प्लेजेंटनेस, या फिर लाइट ग्लैडनेस। तो देखिए अभी हमने जिक्र किया था यहाँ पे मेलंकली का, तो अगर मेलंकली है तो जॉय तो बिल्कुल नहीं होगा, तो किस पे जाएंगे आप लोग? ग्लूम एंड डिप्रेशन पे ही जाएंगे, है ना, क्योंकि सैडनेस और मेलंकली है तो ग्लूम और डिप्रेशन होगा डेफिनेटली, एटमॉस्फेयर भी। तो यही था गाइज जिसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, मुल्क राज आनंद। तो गाइज एक सेकंड, मैं आपको इसका लाइफ स्पेन जरूर बताऊंगी कमला दास का क्या था। अगर आपको याद है तो आप माइंड में सोच सकते हैं। 1934 से लेकर के इनका जो लाइफ स्पेन था वो 2009 था, और 2005 जो था वो किसका था? मुल्क राज आनंद का था। 2005 में उनकी डेथ हुई थी, 2009 में कमला दास की हुई, ठीक है। चलिए, मुल्क राज आनंद फादर वॉज अ क्लर्क। मुल्क राज आनंद के जो फादर थे वो एक क्लर्क थे। कहाँ पर थे? ए पोस्ट ऑफिस, अ बैंक, अ द आर्मी, या फिर नेवी। मुल्क राज आनंद का जो है, हाँ गाइस 2000, यहाँ पे देखिए इनका लाइफ स्पेन सबसे पहले बता दूं आपको, 2005 निकल गया था मेरे मुंह से, वैसे 2004 है। 1905 वो ना मिक्स हो गया, क्योंकि जो 5 लगा हुआ है 1905 है ना, तो वो ना उधर जाके हो गया गाइस, मुझे याद आया अभी। चलिए, ये हो जाता है आपका 1905 में ये पैदा हुए थे, और 2004 में जो है इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 2004 9 नहीं है ये, 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। 1905 में ये पैदा हुए थे। तो कहाँ पर इनके जो फादर थे वो क्लर्क थे। तो ये जो है इसका आंसर बनता है गाइस, क्या बनता है इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्मी, है ना, आर्मी में क्लर्क थे।
अ नोवेल रिटन बाय मुल्कराज आनंद इन एंटाइटल्ड, यहाँ पर अनटचेबल नाम का इनका एक नोवेल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है और आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन जो हैं द अनटचेबल्स है, एन अनटचेबल्स है, अनटचेबल्स है, अनटचेबल है। तो गाइस जो अनटचेबल है वो सही आंसर है इसका, ना दा लगा है, ना ए लगा है और ना एस लगा है, सिंपल अनटचेबल। ठीक है, और कब आया था ये? 1935 में आया था, 1935 में आया था। चलिए, वेयर वॉज मुल्कराज आनंद बोर्न? मुल्कराज आनंद कहाँ पैदा हुए थे? पेशावर में, लाहौर में, अमृतसर में, जालंधर में, कहाँ पैदा हुए थे? तो ये पेशावर में पैदा हुए थे गाइस। क्या है इनकी जन्मभूमि? पेशावर है। और 12 दिसंबर 1905 में पैदा हुए थे, 12 ठीक है दिसंबर 1905 में ये पैदा हुए थे। चलिए, हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्कराज आनंद पब्लिश बिफोर 1935? इनका नोवेल आया 1935 में, इससे पहले कितनी बुक पब्लिश करा दी थी इन्होंने? 10, 6, 4, 5। तो गाइज़ इन्होंने जो है यहाँ पर बताएंगे हम लोगों को 5 बुक जो है इन्होंने पब्लिश करा दी थी। क्या क्या नाम थे उनके? देखिए, पर्शियन पेंटिंग नाम से इन्होंने एक बुक कराई थी, करीज एंड अदर इंडियन डिशेज़ के नाम से इन्होंने बुक पब्लिश कराई थी, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, द गोल्डन ब्रीथ और द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज़ के नाम से इन्होंने पब्लिश कराई थी। तो ये 5 बुक इन्होंने पब्लिश करा दी थी 1935 से पहले। चलिए, कितनी? 5। Who was the Jewish poet who was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983? मैंने बताया था आपको, किसको मिला था ये? निसीम इज़ेकिल को मिला था, है ना। निसीम इज़ेकिल को 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था और पद्मश्री मिला था इनको 1988 में। तो लाइफ स्पेन आपको बताना है कि क्या है निसीम इज़ेकिल का। गाइस देखिए, जो बर्थ ईयर है ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। हमने कमला दास की बात की थी तो 1934 था, यहाँ पे 24 है निसीम इज़ेकिल का, मतलब इनसे 10 साल पहले निसीम इज़ेकिल पैदा हो गए थे, उसके 10 साल बाद जो है कमला दास पैदा हुई, तो 24 ठीक है। 1924 में ये हुए और 2004, देखिए 2004 मुल्कराज आनंद का भी है और 2004 ही निसीम इज़ेकिल का भी है। तो इनका बिल्कुल सेम लाइफ स्पेन रहा है, ये आपको याद रखना है। बल्कि इनका जो है 1905 में, मुल्कराज आनंद की जो टाइम था वो ज़्यादा रहा, 1905 में पैदा हो गए थे और 2004 में डेथ हुई। और जो निसीम इज़ेकिल हैं ये 1924 में पैदा हुए और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। चलिए, द थीम ऑफ इज़ेकिल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, आपको पता है कि फेमस पोएम है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इनकी फेमस पोएम है ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि इसकी थीम क्या है, तो गाइस सुपर स्टिशन कहेंगे, ठीक है। जादू टोना वगैरह की बातें हो रही हैं तो सुपर स्टिशन जो है हम इसकी थीम को कहेंगे। विच पोएम ऑफ निसीम इज़ेकिल डील्स विद द सेंटिमेंट्स ऑफ अ मदर? एक मदर का सेंटिमेंट्स कौन सी पोएम में हमको मिलता है? तो अभी अभी बात की है हमने जो पोएम की द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, इसी में हमको जो है एक मदर का सेंटिमेंट्स नज़र आता है, ठीक है गाइस। का आई थी नाइट स्कॉर्पियन 1965 में, 1965 में आई थी इनकी पोएम। स्पेलिंग एरर आ गया है यहाँ पे, डायरिया की स्पेलिंग बतानी है, ये पिछले एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन गाइस, इसको रट करके जाइएगा। तो ये है जो ए जो ऑप्शन है यही सही होगा, बाकी सारी गलत है। देखिए DIARRHOEA, इस तरीके से DIARRHOEA, DIARRHOEA। चलिए, पिक आउट द ऑड वन, इनमें से आपको ऑड वन पिक आउट करना है। तो क्या होगा इनमें से ऑड वन? आपके पास है सुप्रीम, अनपैरेलल्ड, और उसके बाद है अनपैरेलल्ड हो गया, उसके बाद है पैथेटिक, ठीक है, उसके बाद है स्टर्लिंग। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ओड वन है, ठीक है, ओड अलग कौन सा है इनमें से। तो गाइस देखिए, जो अगर हम बात करें तो जो इसका मतलब है, पहले ये बता दूं आपको कि इनका मतलब क्या है। जो सुप्रीम है, सुप्रीम का मतलब होता है हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट होता है सुप्रीम का। जो अनपैरेलल्ड है इसका मतलब होता है अनमैच्ड, है ना भाई, इसको भी हम टॉप मोस्ट कह सकते हैं, हाईएस्ट कह सकते हैं, अनमैच्ड भी, जिससे कोई मैच ना कर सके, है ना। सेम चीज़ आ गई यहाँ पर भी, यूनिकनेस, अनमैचडनेस होता है अनपैरेलल्ड, जिसके बराबर ना हो कोई, पैरेलल ना हो कोई, है ना। और स्टर्लिंग का मतलब होता है वेरी गुड, ओरिजिनल, फैक्चुअल एकदम से। तो ये भी जो है भाई जो बहुत बढ़िया होगा वही हाईएस्ट टॉप मोस्ट होता है। तो इसमें जो है गाइस जो पैथेटिक वर्ड है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसकी जो वो हो जाती है आंसर वो थोड़ा अलग हो जाता है। पैथेटिक का आंसर क्या होता है? ये होता है यूजलेस,
समझ गए आप, यूजलेस, अनसक्सेसफुल और वीक, ठीक है। बाकी सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं वर्ड। माइक गिर गया था गाइस, एक सेकेंड। हाँ, तो पैथेटिक जो है वो डिफरेंट है, बिकॉज इसका आंसर होता है यहाँ पर यूजलेस होता है, और कभी कभी हम इसको जो है इस तरीके से भी यूज़ कर लेते हैं, फील ऑफ पिटी, पिटी है ना, फील पिटी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं पैथेटिक को, ठीक है। चलिए, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एक्यूमुलेट की, एक्यूमुलेट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है गाइस। तो देखिए, ए जो है वो हमारा सही है, डबल सी होता है, डबल एम नहीं होता, ये याद रखना है आपको। एक्यू ऐसे बोल सकते हैं आप, एक्यू, एक्यू, ए डबल सी यू, एक्यू म्यूलेट, एक्यू म्यूलेट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मिस स्पेल्ट वर्ड बताइए। तो कन्वीनियंस है यहाँ पर, याच है, इंडिस्पेंसेबल है और कॉन्सियसनेस है। तो गाइज ये जो लास्ट का है हमारा डी ऑप्शन, यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे ठीक है। कन्वीनियंस की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है, याच की बिल्कुल सही है, इंडिस्पेंसेबल की सही है। तो ये जो हमारा कॉन्सियस है, कॉन्सियस की क्या होगी बता सकते हैं आप, सोचिए माइंड में। तो गाइज यहाँ पे बस एक अंतर करना है आपको, OUS लगा हुआ है ना लास्ट में, SIOUS, इसको आपको करना है TIOUS, समझ गए। हाँ, ENT के बाद देखिए एक चीज़ होती है कंसेंसस है ना, ये तो आप इसको कंसेंसस ना पढ़ के, मैं याद करने के तौर पे बता रही हूँ, कंसेंसस पढ़ा जाएगा, बट याद करने के तौर पे देखिए कंसाइंस, साइंट, कंसाइंट कर सकते हैं आप इसको, कंसाइंट भाई, SCIENT, कंसाइंट, और TIOUS, कंसेंसस हो गया अब ये, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर, सॉरी एक टी हो गया एक्स्ट्रा गाइस, देखिए ये टी आप मत लगाइए, है ना। आप बस क्या करेंगे, कंसेन, SIEN, सेन, TIOUS, शस, ऐसे, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, कल बताया ही था आपको। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बिना लाइक शेयर किए जाना नहीं है आपको, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।